19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और रूस में जुबानी जंग तेज होती जा रही है और अब ये मैदानी जंग की तरफ बढ़ने लगी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी के बयानों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा भड़क गए हैं कि उन्होंने मैदान में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उतार दी है, जिस पर रूस की तरफ से भी बयान सामने आया है कि अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन उनके निशाने पर है। उधर यूक्रेन युद्ध को लेकर भी पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या रूस अमेरिका में छिड़ेगा परमाणु युद्ध? दोनों देशों में बढ़ते इस तनाव का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या पड़ेगा असर? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सुना है हिंदुस्तान अब रूस से नहीं खरीदेगा तेल, ये अच्छा कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव। दुनिया में बढ़ते विरोध के बीच इजरायल की जनता को बॉयकॉट का सता रहा डर, सर्वे में बड़ा खुलासा, इजरायली बोले नहीं जा पाएंगे विदेश। अराजकता, कट्टरता, आतंक, अमेरिकी थिंक टैंक ने खोली बांग्लादेश की यूनुस सरकार की पोल, कहा उनके शासन में बांग्लादेश असफल देश। और चलते चलते में देखेंगे टमाटर और आलू के बीच क्या है संबंध, वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप के टैरिफ युद्ध के असर से अमेरिका में मंदी की आहट, कंपनियों ने कर्मचारियों की नियुक्ति घटाई, कई देशों ने नुकसान से निपटने की तैयारी की शुरू। कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का किया ऐलान, कहा देश का पॉलिटिकल सिस्टम टूट गया, मैं इसे ठीक करने के काबिल नहीं। पाकिस्तान इजरायल के बाद अब कंबोडिया भी करेगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल देने की वकालत, डिप्टी पीएम सन चांथोल का ऐलान। अमेरिका ने अपने अधिकारियों के कराची के होटलों में जाने पर लगाई रोक, सुरक्षा के खतरे का दिया हवाला, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को मिली धमकी के बाद फैसला। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब जंग का एक और मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। रूस और अमेरिका जंग के मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच बीते कुछ दिनों से जुबानी जंग छिड़ी हुई है और ये जंग अब न्यूक्लियर वॉर में बदलती नजर आ रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर यूक्रेन युद्ध को रोकने का दबाव बनाने की कोशिश में है, जिसके लिए उन्होंने रूस को अब 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन रूस पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाद अब ट्रंप ने रूस के व्यापारिक सहयोगियों को टारगेट कर लिया। रूस को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से अमेरिका की इन कार्रवाइयों के खिलाफ लगातार बयान दिए जा रहे हैं, जिस पर ट्रंप भड़क गए और दोनों नेताओं के बीच बहस छिड़ गई। अमेरिका ने अब अपनी न्यूक्लियर सबमरीन पानी में उतार दी है। इसकी जानकारी देते हुए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मैंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के भड़काऊ बयानों के बाद अमेरिकी पनडुब्बियों को फिर से तैनात करने का आदेश दिया है। ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि अगर ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान केवल शब्दों तक सीमित न रहे तो हम तैयार रहें। शब्दों का बहुत महत्व होता है और कई बार ये अनजाने में गंभीर नतीजों की तरफ ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन ट्रंप का ये दांव भी रूस के तेवरों के आगे फेल हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस एक्शन पर रूस की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई कि अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां उसके निशाने पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी संसद ड्यूमा के सदस्य विक्टर वोडोलात्स्की ने कहा कि दुनिया के महासागरों में रूसी परमाणु पनडुब्बियों की संख्या अमेरिकी पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्र में भेजने का आदेश दिया है वे पहले से ही हमारी निगरानी में है। अमेरिकी पनडुब्बियां हमारे निशाने पर हैं। रूसी सांसद के इस बयान ने दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मेदवेदेव ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि रूस के पास आज भी यूएसएसआर के परमाणु हथियार है, अमेरिका उन्हें नजरअंदाज करने की गलती ना करे।
माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, वो भी परमाणु जंग। अमेरिका से बढ़ते इस तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक और घातक हथियार की तैनाती को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का उत्पादन शुरू कर दिया है। 2025 के आखिर से पहले इसे बेलारूस में तैनात किए जाने की योजना है। उनकी इस घोषणा से यूरोप के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ गया है। हालांकि इस बीच पुतिन ने यूक्रेन से वार्ता के लिए भी सहमति जताई है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने शर्तें रख दी है। पुतिन ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। यूक्रेन के संविधान के मुताबिक ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियां संसद के पास होती है। अगर ज़ेलेंस्की समझौते पर हस्ताक्षर कर भी दे तो वो कैसे मान्य होगा? इसे तो कानूनी तौर पर चुनौती दी ही जा सकती है। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि रूस अपनी उन शर्तों को नहीं छोड़ेगा जिन्हें उसने बार बार दोहराया है। ऐसे में इस वार्ता के सफल होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों में आती दूरियों की। तो बीते कुछ वक्त से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर हिंदुस्तान को लेकर काफी तीखे नजर आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। पहले तो उन्होंने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी और अब रूस के साथ व्यापार भी खत्म करवाने की कोशिशों में जुट गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हिंदुस्तान ने रूस के साथ तेल व्यापार बंद करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे सुनने में आया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अच्छा कदम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं समझता हूं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की तेल बिक्री से होने वाली आय को सीमित करने के लिए वैश्विक दबाव बना रहा है। इसी के तहत अमेरिका ने हिंदुस्तान पर टैरिफ भी लगाया है। ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करते हुए हिंदुस्तान पर रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए फंड देने का आरोप लगाया। अमेरिका का कहना है कि इन्हीं पैसों से रूस यूक्रेन के खिलाफ हमले करने के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। ऐसे में अब हिंदुस्तान, जिसे रूस का अच्छा दोस्त माना जाता है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो रूस से अपने संबंधों को कम करे। वैसे अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच तनाव का केवल यही मुद्दा नहीं है। दोनों देशों के बीच की व्यापार वार्ता अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। कृषि और डेयरी सेक्टर में व्यापार को लेकर दोनों देशों में सहमति नहीं बन पा रही है। ट्रंप चाहते हैं कि हिंदुस्तान उनकी शर्तों पर राजी हो जाए, लेकिन ये दोनों ही सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में भारत सरकार भी ट्रंप के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे पा रही है। इस बीच ट्रंप के टैरिफ के फैसले को हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसके चलते दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गए हैं। और अब रूस को लेकर ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, उससे यह तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय मीडिया एजेंसी ANI ने कहा कि भारतीय कंपनियां अभी भी रूस से तेल खरीद रही हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि देश में तेल की खरीद का फैसला पूरी तरह आर्थिक वजहों पर आधारित होता है, जैसे कि तेल की कीमत, उसकी किस्म, मौजूदा भंडार, लॉजिस्टिक सुविधा और दूसरी व्यावसायिक जरूरतें। ऐसे में अब ट्रंप हिंदुस्तान पर दबाव बनाने में कितने कामयाब होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके फैसलों से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी इजरायल के बढ़ते संकट की। तो 2 साल से गजा पर इजरायल के हमले चल रहे हैं। हमास को मिटाने के नाम पर गजा में लोगों की जान ली जा रही है। 60,000 से भी ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसके बाद से ही पूरी दुनिया में इजरायल अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। दुनिया के करीब 1.5 दर्जन देशों ने इजरायली हमले के विरोध में आजाद फलस्तीन देश का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इजरायल की दुनिया के देशों से बढ़ती दूरी का डर अब यहां के लोगों में भी दिखाई देने लगा है। इजरायल के चैनल 12 द्वारा प्रकाशित इस सर्वे के मुताबिक 56% इजरायली नागरिकों को डर है कि गजा युद्ध के कारण दुनिया भर में लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया और आलोचना के चलते वे विदेश यात्रा करने से दूरी बना सकते हैं। उन्हें लगता है कि कई देशों में इजरायल के प्रति बढ़ता विरोध उनकी यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में गजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया, जिसके समर्थन में अधिकांश देशों ने मतदान किया, जबकि हिंदुस्तान जैसे कुछ देशों ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। इसके अलावा ईरान और सीरिया पर इजरायली हमलों की निंदा भी कई देशों ने की है। इन घटनाओं ने इजरायल की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया है, जिसका असर आम इजरायलियों की मानसिकता पर भी पड़ रहा है।
उन्हें बॉयकॉट का डर सताने लगा है। इजराइल के खिलाफ कुछ देशों और संगठनों द्वारा शुरू किए गए बॉयकॉट, डिसवेस्टमेंट और सैंक्शंस यानी BDS आंदोलन ने भी इस डर को बढ़ावा दिया है। कई इजरायलियों को लगता है कि यह आंदोलन उनकी वैश्विक यात्राओं को सीमित कर सकता है। कुछ इजरायलियों को तो यह भी लगने लगा है कि दुनिया के दूसरे देश इजराइल के नागरिकों के लिए सख्त वीजा नियम लागू कर सकते हैं। सर्वे से पता चलता है कि इजरायली नागरिक न केवल भौतिक प्रतिबंधों से डर रहे हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी पहचान और स्वीकार्यता को लेकर भी चिंतित है। और यही कारण है कि अब इजरायली गजा में चल रही सैन्य कार्रवाई का विरोध करने सड़कों पर उतरने लगे हैं। तेल अवीव के हबीमा स्क्वायर पर लोगों ने जंग रोकने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की वेस्ट बैंक में कार्रवाइयों और हाल ही में एक फलस्तीनी कार्यकर्ता की जान लेने के लिए जिम्मेदार शख्स की रिहाई की भी निंदा की। इजराइल के लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि नेतन्याहू की नीतियों के चलते इजराइल को आर्थिक नुकसान के साथ ही इजराइल की छवि को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश की। तो एक साल पहले बांग्लादेश में छात्रों का जबरदस्त आंदोलन हुआ। छात्रों ने सत्ता बदल दी, इस उम्मीद से कि नई व्यवस्था बांग्लादेश के तरक्की के दरवाजे खोलेगी। लेकिन अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश को आगे ले जाने की जगह रिवर्स गियर में डाल दिया है। जो बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल था, वहां का आर्थिक ढांचा अब चरमराने लगा है। धर्मनिरपेक्ष ताना बाना पूरी तरह से छिन्न भिन्न होता दिखाई दे रहा है। कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं और इसे लेकर अमेरिका के एक प्रमुख थिंक टैंक गेटस्टोन इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट जारी कर कहा है कि एक साल में ही मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को धार्मिक स्टेट में बदल दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति एक असफल राज्य की ओर बढ़ रही है। यह स्थिति आतंकवादियों के लिए अनुकूल है, क्योंकि सरकार कट्टर इस्लामी प्रभाव को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगस्त 2024 में सत्ता संभालने के बाद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश राजनीतिक अराजकता, कट्टर इस्लामवाद, आर्थिक संकट और सामाजिक विभाजन की ओर बढ़ रहा है। यह देश एक शासन संकट में फंस गया है, जो इसकी आर्थिक स्थिरता और लोकतांत्रिक भविष्य को खतरे में डाल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इस्लामवादी पार्टी बांग्लादेश जमाते इस्लामी को मिला। हिजब उत तहरीर जैसे संगठन खुलेआम खलीफा शासन की वकालत कर रहे हैं, जबकि देवबंदी इस्लामी वकालत समूह हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। इस्लामी जमात चार मुनाई के नेता मुफ्ती सैयद मोहम्मद फैजुल करीम तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी अफगानिस्तान की तालिबानी शासन लागू करेगी। बांग्लादेश में इस्लामी शरिया कानून लागू होना चाहिए। यूनुस की अंतरिम सरकार इन मांगों पर चुप्पी साधे हुए है। यूनुस की चुप्पी को देश के इस्लामीकरण के प्रति मौन समर्थन माना जा रहा है। रिपोर्ट में यूनुस की आर्थिक नीतियों को फेल बताया गया है। यूनुस सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में असफल रही है, जो 10.87% तक पहुंच गई, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 14% के विनाशकारी स्तर पर है। गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश विनाश की तरफ बढ़ रहा है। और अब चलते चलते में बात होगी आलू और टमाटर को लेकर आई बड़ी खबर की। तो आलू और टमाटर हर भारतीय की पसंद होते हैं। भोजन की थाली में इनकी उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक आलू और टमाटर आपको हर भारतीय की पसंद मिलेंगे। इस बीच आलू पर की गई रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस रिसर्च में बताया गया कि आलू 80 से 90 लाख साल पहले पैदा हुआ था और यह पैदा हुआ था टमाटर से। लगभग 80 से 90 लाख साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति थी जो ना तो पूरी तरह टमाटर थी और ना ही आलू। वैज्ञानिकों का कहना है कि आलू का जन्म तब हुआ जब टमाटर के पुरखों का एक जंगली आलू की प्रजाति, जिसे एट्यूबरोसम कहते हैं, उसके साथ मिलन हुआ। ये एट्यूबरोसम मध्य चिली में पाया जाता था। जब इन दोनों का मेल हुआ तो उनके जीन मिलकर एक नया पौधा बना दिए, जिसे आज हम आलू कहते हैं। जब टमाटर और एट्यूबरोसम का मेल हुआ तो आलू में से कुछ खास गुण आ गए। ये नया आलू कठिन मौसम और मुश्किल हालात में भी उग सकता था। इसके कंद यानी आलू में पानी और पोषक तत्व जमा हो सकते थे, जो टमाटर या एट्यूबरोसम में नहीं था। और यही वजह है कि आलू दुनिया भर में फैल गया और इतना पॉपुलर हो गया। इतना ही नहीं, आलू इतना अनोखा बन गया कि वो अब अपने माता पिता के साथ दोबारा प्रजनन भी नहीं कर सकता।
इस तरह आलू एक बिल्कुल नई प्रजाति बन गया जिसे वैज्ञानिक पोटैटो कहते हैं। आलू की फैमिली का खुलासा तब हुआ जब वैज्ञानिकों ने टमाटर और आलू के जीन का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि टमाटर, आलू और एट्यूबरोसम एक ही पौधे के परिवार से है, जिसमें बैंगन और तंबाकू भी शामिल है। लेकिन टमाटर और आलू के जीन सबसे करीब थे। इस शोध से पता चला कि दो अलग अलग प्रजातियों के मिलने से कुछ बिल्कुल नया बन सकता है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।